वेल स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर एनपीओ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और एनपीओ में जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं हमारे, वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। एक बार रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। इससे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर मीन ये रियल अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर बना हुआ होता है, जिसमें हम डेबिट करते हैं ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसिप्ट यानी कि हमारी प्राप्तियां, सभी प्राप्तियों को हम डेबिट करते हैं, और सभी पेमेंट जो हमारे बिजनेस से हम बाहर की ओर जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। याद रखिएगा, सभी तरह की रिसिप्ट और पेमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो ऑपरेटिंग या फिर रेवेन्यू नेचर की हो, वो सभी हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एंटर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम केवल कैश के ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं। इसीलिए हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को कैश बुक की एक समरी भी बोल सकते हैं। किसी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कैश बुक की एक समरी होती है। इसमें हम केवल सभी तरह के ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू और कैपिटल के ही रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर, तीनों ईयर्स में जो भी हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं या पेमेंट जो हम इन तीनों ईयर्स की करते हैं, वो सारी की सारी हम इसी अकाउंट में लिखा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जो आउटस्टैंडिंग है, हमारे आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस, हमारे डेप्रिसिएशन और हमारे अक्रूड, क्योंकि ये अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे के अकॉर्डिंग टू है, इट डिपिक्ट द कैश इन हैंड। ओके, इन तरह की एंट्रियों को, जो आउटस्टैंडिंग है, जो डेप्रिसिएशन है और जो अक्रूड है, यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम इसमें नहीं लिखा करते। केवल इसमें हम किसे लिखते हैं, इसमें केवल हम कैश के ट्रांजैक्शन को ही लिखा करते हैं। आखिरकार इसे बनाने का हमारे पास मोटिव होता क्या है? देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमारे पास आखिरकार कैश इन हैंड कितना है। ठीक है, और यहीं से हम कैश अकाउंट की अपनी शुरुआत भी करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन होता है बैलेंस ब्रोट डाउन, और ये बैलेंस किसका है? ये बैलेंस है कैश का बैलेंस। अगर हम पिछले साल की अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट्स में यही कैश का बैलेंस लिखा जाएगा। अब हमें ये करना होता है कि जो जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो सब हमें डेबिट साइड में लिखनी होती है, क्योंकि ये रियल अकाउंट के ऊपर बेस है। डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन कौन सी हमारी रिसिप्ट्स होती हैं? वो रिसिप्ट्स होती हैं हमारी सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोर्समेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टूर्नामेंट फंड, लॉकर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, सेल्स ऑन एसेट, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अगर हम कोई चैरिटी शो करते हैं उससे जो भी हमें प्राप्तियां होती हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जो भी हमारी रिसिप्ट्स है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, वो सारी की सारी हम कहाँ पे लिखते हैं? रिसिप्ट अकाउंट में। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने इन रिसिप्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया है। अभी तक इन रिसिप्ट्स को हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया। जब हम इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे तो जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होंगी वो चली जाएंगी हमारे कैपिटल अकाउंट में, और जो रेवेन्यू नेचर की हमारी रिसिप्ट्स होंगी वो चली जाएंगी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, तो हमारे को सबसे पहले यही गिवन होगा क्वेश्चन में, और इसी से हमें फर्दर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये अकाउंट बनाते वक्त हमें केवल जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है उन कैश के ट्रांजैक्शंस को लिखना पड़ेगा। एक बार हम पेमेंट अकाउंट को भी देखते हैं। तो पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल पेमेंट, यानी कि वो पेमेंट जो हमने कैपिटल नेचर में की हुई है। जैसे कि हमने अगर बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, टूर्नामेंट कराने में जो एक्सपेंसेस हुए, हमने किताबें खरीदी, ये सारी हमारी कैपिटल नेचर के हैं। तो इनमें हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए ये हमारी पेमेंट्स है। नेक्स्ट वन इज द रेवेन्यू पेमेंट। कुछ रेवेन्यू पेमेंट होती हैं, जैसे कि सैलरी, हॉनोरेरियम, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। देखिए, अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है तो यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर।
ये बैलेंस कैरी डाउन किसका है, यानी कि साल के शुरुआत में हमारे पास यहाँ पर क्या था, कैश का बैलेंस था। वेट अ व्हाइल, यस, हमारे पास साल की शुरुआत में यहाँ पर क्या था, कैश का बैलेंस था, और इतने और तरीके से हमारे पास कैश आया। ये सारे वो तरीके हैं जिन से हमारे पास कैश आया है, और ये वो तरीके हैं, ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिनकी वजह से हमारे पास से कैश गया है। अगर डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगा, यानी कि कैश अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, यानी कि साल के आखिरी में हमारे पास कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस साल की बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था सिर्फ किसका, रिसिट और पेमेंट अकाउंट का। हमारी बुक में जो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी अकाउंट के बेस पर है। हमें आइटम्स दिए हुए हैं और उन आइटम्स को हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि इनमें से कौन सा रिसिट है और कौन सा पेमेंट है। बस आइटम को डिस्टिंग्विश करते वक्त और उन्हें रिसिट और पेमेंट अकाउंट में लिखते वक्त इतना ध्यान दीजिएगा कि हम कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन ना लिखें। एक बार नॉन कैश के ट्रांजैक्शन वापस से समझते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो इनकम है चाहे वो पेमेंट है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम इन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने इस अकाउंटिंग ईयर में वो इनकम अर्न तो कर लिया मगर हमें वो रिसीव नहीं हुई, उसे भी हम नहीं लिखेंगे। इस तरह के आइटम्स नहीं लिखे जाएंगे। शुरुआत के क्वेश्चन इसी थ्योरीज के ऊपर बेस है, इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।